ये दो टाइप्स हमारे पास बेस्ड ऑन नेचर है. सो नेचर की बेसिस पे जब हम बात करते हैं, वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल नेचर, so we have positive and negative charge, and then based on motion we have static and moving charge. Now electrical polarity nature means कि हमारे पास जो चार्ज है उसके पास पॉजिटिव नेचर होगा या नेगेटिव नेचर होगा. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में the charge that we are dealing with, it's mostly the negative charge, which is basically electron, because it's an electron which can move. Otherwise, if we are talking about positive charge, which is proton, it's held in nucleus with strong electrostatic forces and it cannot move. So हमारे पास इस जगह पर जो important task है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें देखना है, वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है. सो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज के अंदर. सो दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये मूव कर सकता है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो चार्जेस हैं उनमें मैंने आपसे कहा कि हमारे पास स्टैटिक मींस एट रेस्ट और मूविंग इन मोशन. सो हमारे पास ये चार्जेस आते हैं. Current electricity के अंदर what we have to deal with, it's this moving charge, because right now we are not dealing with static electricity. So that means हमने बात करनी है electron की, because it can move and it's in a moving state. So that's why we are dealing with current electricity, because current electricity deals with a moving charge. अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि ये मूविंग चार्ज है, तो हम चार्ज को बोल रहे थे that it's basically something which is tangible, which is matter. And you know that whenever we have matter, we have something which can move, we need to supply it with energy. इसका मतलब है कि हमें जब बात करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उन्हें ड्राइव कराने के लिए, उन्हें चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है. क्योंकि कोई भी चीज जो मैटर से बिलोंग करती है, अगर उसने वर्क डन करना है तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी. आज आप लोगों के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. लेट्स से दैट वी हैव दिस थिंग ओवर हियर. I have a circuit. I'm making up a circuit over here. अच्छा, अब ये मैंने ना एक पाथ बना दी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल करना. याद रखना that this is a path जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल करना. अब इस पाथ के अंदर क्या होगा, लेट मी शो दैट. इन द फर्स्ट प्लेस मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस जगह पर मैं आपके लिए यहां पर इस जगह पर मैं एक फ्यूल स्टेशन फिल अप कर रहा हूं, फ्यूल स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं जहां से मैंने ये मिटाया. ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर ये रोड है. आप ये समझ लें दैट आई एम मेकिंग अ रोड ओवर हियर. ये एक रूट है जहां से कुछ ट्रैफिक नहीं गुजरना है. और इस रूट पे जैसे आजकल आप लोगों को डिफरेंट पॉइंट्स पे टॉल प्लाजास मिलते हैं, वैसे ही मैं कुछ टॉल प्लाजास बनाने लगा हूं. This is one toll plaza, and then this is another toll plaza. ठीक है, ये हमारे पास बन गया टोल प्लाजा. और यहां पर मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं
एक फिलिंग स्टेशन, गैस स्टेशन इस पॉइंट। सो दिस इज अ गैस स्टेशन। अब ये आपने सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इस वक्त हम मान के चल रहे हैं, that you need to be very clear about these concepts, जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे चीजें बनाई हैं उसके अकॉर्डिंगली। ओके, अब देखें हमारे पास ये ब्लू वाला जो पार्ट है, आई एम कॉलिंग इट गैस स्टेशन, एंड वी हैव कार्स ओवर हियर जिन्हें चलना है, और ये कार्स ऑलरेडी इस पूरे सिस्टम के अंदर हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप इन कार्स को देखें तो ये पूरे सिस्टम में ऑलरेडी हैं हर तरफ। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैफिक जैम विच इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, ये एक ट्रैफिक जैम है जो कि पहले से ही यहां पर हमारे पास मिल रहा है। आपको ये रेड कलर के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। अब ये जो रेड पार्ट्स हैं, दे आर एवरीवेयर। ये रेड कलर का जो मैंने आपको बनाया, ये इस तरह से हमारे पास ये रेड पार्ट्स हर तरफ हैं इसके, इस तरह से हमारे पास चलता है। That means that the cars are already in their position, और वो एक दूसरे के पीछे एक किस्म के ट्रैफिक जैम में है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जिस तरीके से आई एम ट्राइंग यू टू टीच दिस कॉन्सेप्ट। By the end, you will understand that what I was doing with you. हमारे पास इस रोड के ऊपर हर तरफ ऑलरेडी वी हैव कार्स। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता देता हूं बेसिकली व्हाट दिस रोड इज। दिस रोड इज एक्चुअली अ कंडक्टर, और ये जो मैंने छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए हैं, हर कंडक्टर के ऊपर, हर मेटल के ऊपर के अंदर ऑलरेडी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मींस कि यहां पर भी हमारे पास ऑलरेडी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो चलते नहीं है। क्यों नहीं चलते? क्योंकि उनको चलाने के लिए वी नीड एनर्जी, और एनर्जी तो है ही नहीं अभी। तो हमारे पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर पे एक लाइन में खड़े हुए ऑलरेडी, लेकिन उनको चलाने की किसी के अंदर एबिलिटी नहीं है। अब क्या किया मैंने, मैं यहां पर ये जो गैस स्टेशन लिख रहा हूं, ये बेसिकली समझ लें एक सेल है, एक इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है। Now you need to understand very clearly one thing. बेटे आप लोगों ने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना होगा। What is gravitation potential energy? आज आपको उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूं। You have an object. You want to take that object away from the surface of Earth, but Earth wants to attract it. Earth क्या चाहता है कि वो मेरे से दूर ना जाए। In this situation, what you need to do? You need to do work on that object. I'm repeating my explanation. आप उस ऑब्जेक्ट को अर्थ से अवे लेकर जाना चाहते हैं, जबकि अर्थ उसे अट्रैक्ट करता है। तो आपको यह करना होगा, आपको उस ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर लेकर जाने के लिए you need to apply force, you need to cover distance. That means you need to do work on that object. The more work you are doing, Earth says that we store that work in the form of gravitation potential energy in this object. ताकि आप इसे जितना दूर लेकर जा रहे हैं, उतनी ज्यादा इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए। What's the reason? क्योंकि हम जब भी उस ऑब्जेक्ट को वापस ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट वापस आता है। जैसे ये मेरे पास जो पॉइंटर है, जो मेरे पास मार्कर है जिसे मैं लिख रहा हूं, जब मैं इसे ऊपर लेके गया था तो मेरे हाथ में जबरदस्ती मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा था। ऊपर जाके इसे छोड़ दिया, ये वापस आया। ये वापस आया तो इसका मतलब इसने वर्क डन किया। एंड यू हैव स्टडीड दैट टू डू एनी वर्क यू नीड एनर्जी। तो एनर्जी इसमें कहां से आई थी? एनर्जी इसमें यहां से आई थी कि मैंने अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करके I've done work on this object and stored that chemical energy
in gravitation potential energy in this object. इसका मतलब है कि मैंने केमिकल एनर्जी को इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? तो जब मैंने इसे रिलीज किया तो इसने उसी एनर्जी को यूज करके वर्क डन किया. In other words, what we can say, whenever an object is taken, it's working against the force, nature of force. It is stored, energy is stored in that object in the form of that respective potential energy. मैं इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं. जब भी हम नेचर ऑफ फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसका जनरल नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी और उसका स्पेसिफिक नाम होगा उस नेचर ऑफ फोर्स के साथ लगी हुई पोटेंशियल एनर्जी. दैट मींस अगर मैं ग्रेविटेशन की नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा हूं व्हिच इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, सो हमारे पास ये स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी कहां से आ गई? Very simple. बेटे लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर. You guys know that. सबको पता है ये बात. मुझे बताओ कि अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को या दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेकर आऊं, they try to repel each other. They don't want to come close to each other. So when I'm moving them close to each other, I need to do work on them, and in doing so, they are storing potential energy because I'm working against the nature of force, against the nature that is repulsive force. So when I bring two light charges close to each other, I'm increasing electric potential energy in them. That means कि मैं उनके अंदर electric potential energy को increase कर रहा हूँ. Is it clear? तो हम उसमें electric potential energy actually में increase कर रहे हैं. Any conclusion? No. अब आप सोचें, ये जो मैंने गैस स्टेशन बनाया था ना, फिलिंग स्टेशन, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रखता है. लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर विद इन दिस गैस स्टेशन, विद इन दिस कंटेनर. सो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर enclosed in are imprisoned in this container, there is large amount of electric potential energy stored in them. इसका मतलब है that this container is full of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने जबरदस्ती इम्प्रिजन करके रखा है इलेक्ट्रॉन्स को. याद रखना है कि मैंने जबरदस्ती इम्प्रिजन करके रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब मैंने इस कंटेनर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रखी हुई है. अब मैंने इस कंटेनर को लाके एक कंडक्टर में लगा दिया. इस कंटेनर को व्हाट आई हैव डन, I have connected with a conductor. Conductor already had electrons. It has electrons in it. Delocalized electron, free electrons, electrons with a mobile sea of mobile electrons. वो इसके पास पहले से ही थे, लेकिन वो चल नहीं रहे थे. वो चलते कैसे? उनमें कोई एनर्जी नहीं थी. जब मैंने इसको इस गैस स्टेशन को लगाया, जिसे एक्चुअली आई शुड कॉल अ पावर सोर्स, ये जो मैंने गैस स्टेशन यहां पे रखा हुआ है, इसको मुझे एक्चुअली में क्या बोलना चाहिए? पावर सोर्स. तो हमने यहां पे पावर सोर्स रख दिया. अब इधर से मैंने जैसे ही ये डोर ओपन करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स तो तैयार खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से वो भाग सकें. समझे? मैंने ये दरवाजा खोल दिया, ये जो मैं रब कर दिया यहां से, मैंने ये डोर ओपन कर दिया इधर से और इधर से, कि ये जिस मर्जी साइड से चाहे निकल जाए. तो क्या होगा? इसमें जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर मैंने बहुत ज्यादा समझने के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं डॉट्स की फॉर्म में. ये जो डॉट्स हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स एवरीवेयर. इसको ऐसे फिल कर देते हैं दैट देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. आई हैव केप्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस पार्ट. इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें कि दे आर रेडी कि किस वक्त उन्हें मौका मिले और वो उधर से निकले. और इस चक्कर में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम से निकलने की कोशिश में आएंगे. ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकलने के चक्कर में आएंगे तो इनके पास क्या रास्ता है?
ये इस तरफ से, सपोज अब मैं कर देता हूं कि ये वाली साइड हमारे पास है पॉजिटिव साइड, दिस साइड इज पॉजिटिव एंड द अदर साइड इज नेगेटिव। ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ से भागने की कोशिश करेंगे? दे विल ट्राई टू रन फ्रॉम दिस साइड, ये इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब आप ऐसे ही समझ लें कि यू आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अ लाइन, एक लाइन है, आप उसके एंड पे खड़े हैं। अब जब आप पीछे से धिक्का लगाएंगे तो आगे वाले बच्चे को धिक्का लगेगा, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला पुश होता जाएगा और फ्रंट वाला बच्चा भी पुश होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही इस पूरे पार्ट में थे। वी हैड इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर इन दिस पार्ट। अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो हमारे पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे इस पूरी जगह पर। वी हैड इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, लाइन में लगे हुए थे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस वक्त चल नहीं रहे थे क्योंकि उनको पीछे से को पुश करने वाला नहीं था, यानी कि पीछे से कोई एनर्जी प्रोवाइड करने वाला नहीं था, सप्लाई करने वाला। लेकिन जैसे ही मैंने इन दरवाजों को खोला, जो कि इस कंटेनर में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बंद करके रखा हुआ था, as soon as I opened these doors, तो उनके पास इतनी एनर्जी थी कि they used that energy, they utilized that energy, और उस एनर्जी को यूज करते हुए उन्होंने इस रूट से भागने की कोशिश की। लेकिन जब रूट से भागने की कोशिश की तो हमें आगे रास्ते में दो टॉल प्लाजाज मिल गए। एक टॉल प्लाजा ये मिल गया और दूसरा टोल प्लाजा ये मिल गया। ये आगे नहीं जाने दे रहे उन्हें। ये कहते हैं कि भाई साहब हमने आपको आगे नहीं जाने देना है। अब पहले मैं आपके पास आता हूं, वो जो मैंने यहां पे फिलिंग स्टेशन पावर सोर्स लगाया था ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था at that it's written, it's mentioned that EMF is 10 volts। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सेल जिसका EMF 10 volts है, it can supply 10 joules of energy to 1 coulomb of charge. This cell encloses 10 joules of energy for every 1 coulomb charge। भाई ये 1 coulomb क्या चीज होती है? देखो बेटे, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मोल्स, आप कहते हो कि अगर हमारे पास 6.02 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स हो किसी भी चीज के, तो वी विल से दैट देयर इज 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ दैट एलिमेंट व्हाटएवर। अगर मैं आपसे कह देता हूं 1 मोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसका मतलब है कि इस दुनिया में 6.02 टाइम्स 10⁻23 ह्यूमन बीइंग्स। इट्स जस्ट लाइक डजन। मैं आपसे बोलता हूं डजन eggs, 12 eggs. I say I have dozen oranges. You'll say 12 oranges. Are you getting my point? In the similar manner, ये जो 1 coulomb charge है ना, ये चार्ज के यूनिट्स हैं। इसमें हम चार्ज को मेजर करते हैं और 1 coulomb charge एक certain number of electrons के पास है, and that certain number of electrons is 6.28 times 10⁻18 electrons. That means कि अगर मेरे पास इस जगह पे मैं लिख रहा हूं 6.28 times 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो मैं बोलूंगा कि जो अपने ऊपर ये नेचर ऑफ चार्ज कैरी कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरी कर रहे हैं, दैट इज 1 coulomb। यानी कि इतनी पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास आ जाएगी, दिस पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे उनके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दैट्स 1 coulomb। और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए ये सेल, ईएमएफ लिखा हुआ है ना 10 वोल्ट्स, ये सेल 10 जूल्स की एनर्जी सप्लाई कर सकता है। इसलिए यानी कि टोटल में 10 जूल्स करेगा। एक चक्कर 1 कंप्लीट राउंड लगवाने के लिए ये 10 जूल्स की एनर्जी सप्लाई करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप it is going to use 10 joules of energy just for 1 complete round trip. There is a possibility that this cell, that this container encloses 10,000 joules of energy. मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कि इसके अंदर 10,000 joules of energy हो। ये ड्यूरासेल हो, चंदा बैटरीज ना हो,
मिलती है ना, चंदा बैटरीज, पावर, ड्यूरासेल, तोशिबा, पता नहीं अजीब अजीब से लोकल नाम भी हैं। सो अगर ये एक अच्छा सेल होगा तो इसके अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा होगी, बैंक ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक टेक्नोलॉजी होगी कि उन्होंने ज्यादा लोगों को अंदर इंप्रेजेंट किया होगा, उन्होंने ऐसे नाजिस सेल बनाया होगा, बंद करके रखा होगा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स बंद होंगे तो ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेज होंगी, ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेज होंगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई होगी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी कभी स्टोर नहीं होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं होती। हमने बेसिकली यहां पे क्या रखे होंगे? केमिकल्स। सो जो इसमें प्रैक्टिकली एनर्जी अवेलेबल होगी, लेट्स से कि मैं कह देता हूं दैट द बैंक ऑफ एनर्जी in this cell is 10,000 joule and it's in the form of chemical energy। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते तो वो किस फॉर्म में होगा हमारे पास? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होगा। दैट मींस कि इसके पास 10,000 जूल ऑफ केमिकल एनर्जी इस सेल के पास अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें केमिकल्स ऐसे बंद किए हुए हैं कि वो जब चार्जेस बनाते हैं तो वो ये काम करते हैं। अब जब मैं इस सेल को ऑन करूंगा ना, स्विच ऑन करूंगा, यानी किसी सर्किट में लगाऊंगा, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या सुना होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लग जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, मेरे सॉरी फॉर वन मिनट, आप मेरी वीडियो को नहीं सिर्फ देख रहे, बिकॉज आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एज वेल। आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? एक बच्चा बोल के बता। यस, लुक एट द स्क्रीन। जी सर, हो रही है। जी जी, आपने मेरी वीडियो को नहीं देखना, स्क्रीन शेयरिंग को देखना है। ओके, अब हमारे पास इसमें 10,000 जूल बैंक ऑफ एनर्जी है जो कि केमिकल की फॉर्म में है। जब मैं इस सेल को यूज करना चाहता हूं, इसको मैं सर्किट में लगाऊंगा, स्विच ऑन करूंगा और इसमें से वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होने लग जाए। क्योंकि इस सेल पे लिखा था 10 वोल्ट्स। इसका मतलब है कि ये सेल अपने 10,000 जूल्स ऑफ केमिकल एनर्जी में से 10 जूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि 1 कूलम चार्ज यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स can be driven once completely around the circuit। क्या किया इसने? अपने बैंक ऑफ एनर्जी में से 10,000 जूल के, जो कि केमिकल की फॉर्म में था, इसने उसे कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल में, ताकि 1 कूलम चार्ज, दैट मींस दिस मच पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.28 times 10 raised by 18 electrons can be driven once completely around the circuit। This is known as EMF, electrical motivational force, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इसकी डेफिनेशन जब आप पढ़ते थे तो आप कहते थे नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted to electrical energy to drive 1 coulomb charge once completely around the circuit। Non-electrical energy means chemical energy converted to electrical energy to drive 1 coulomb charge once completely around the circuit means that we are talking about कि हम 1 coulomb charge को यहां से मूव कर रहे हैं और सर्किट में ड्राइव करते हुए ऐसे लेकर जाते जा रहे हैं, इस तरह से। इसका ऐसे ही मतलब है जैसे आप मेरे पास स्कूल में बैठे हो, जब हम फिजिकली पढ़ रहे होंगे तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग हम एग्जांपल्स बनाते हैं। हमारी क्लास समझने के पावर सोर्स होगा, आप सारे उसमें बैठे हुए चार्जेस है। आई कंसिडर कि एक बच्चा 1 कूलम चार्ज है। अब मैं उस क्लास में हूं जो कि आप लोगों को पैसे देने वाला हूं। कितनी खुशी होगी आपको सर, जल्दी से फिजिकल स्कूल स्टार्ट करके पैसे देने, ठीक है? तो मैं आप लोगों को पैसे देने वाला, और मैं आप लोगों को पैसे देने वाला हूं इसलिए कि एक बच्चा उठे, पूरे स्कूल का राउंड ट्रिप मारे, उन पैसों को खर्च करे, कैंटीन पे जाए, समोसे खाए, पकौड़े खाए, चाय ले, बोतल ले, पिज्जा ले, जो भी ले, वापस आके भी क्लास में बैठ जाए। मेरे पास टोटल में 10,000 जूल है, अभी वो खर्च नहीं किए, पैसों की फॉर्म में, नोट की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। समझ में? आप एक बच्चा 1 कूलम चार्ज है, उसके अंदर हम समझ लेते हैं 6.28 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन है। मैं एक बच्चे को कहता हूं ये $10,
10 रुपए दूंगा तो आप लोग ऐसे नाराज होते हैं। मैंने $10,000 रखे, मैंने कहा $10 लो, जाओ पूरे स्कूल का राउंड ट्रिप मार के और अपनी जगह पे आके बैठ जाओ। आप जाते हैं मेरे से किस फॉर्मेशन में लेकर? डॉलर की फॉर्म में। चलने के लिए आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आप कैंटीन पे जाते हैं, कैंटीन पे जाके उसे खर्च करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में? किसी और फॉर्म में। खाना पीना कर लेते हैं, कोई चाय शाय पी लेते हैं, कोई बोतल पी लेते हैं, कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, और आप वापस आते हैं और आके अपनी क्लास में बैठ जाते हैं, कहते हैं सर दोबारा एक और चक्कर लगवा दें। सो दैट्स व्हाट इज गोना हैपन ओवर हियर। इसके पास जो ईएमएफ होता है ना, ये वो एनर्जी है जो ये अपने बैंक ऑफ एनर्जी में से कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल से, यानी केमिकल से इलेक्ट्रिकल में। 1 कूलम चार्ज को वो ये एनर्जी देता है, वो एनर्जी लेके 1 कूलम चार्ज चलता है, चल के पूरे राउंड ट्रिप करके वापस आता है और अपनी जगह पे आके बैठ जाता है और नए राउंड ट्रिप के लिए रेडी हो जाता है। अब जब इसने एक दफा 1 कूलम चार्ज को एनर्जी दे दी, तो हाउ मच इट इज लेफ्ट विद? 10,000 जूल में से इसने 10 जूल एक ट्रिप के लिए दे दिए, तो पीछे कितने रह जाएंगे? 9,990 जूल्स। फिर ये दूसरा ट्रिप करवाता है, फिर ये तीसरा ट्रिप करवाता है, ऐसे करते 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 कितने ट्रिप्स करवा सकते हैं? 1,000 ट्रिप। तो जब 999 ट्रिप के बाद कितनी एनर्जी रह जाएगी इसके पास? सिर्फ 10 जूल। यानी कि इसका जो बैंक है एनर्जी का, वो ड्रेन होता जा रहा है। इस तरह से सेल खत्म हो जाता है। आप देखते हैं ना कि सेल की एक लाइफ है, it drains with time, so that means that its bank of energy is draining। जैसे आप एक सेल लेकर आते हैं ना 1.5 वोल्ट का, इसका मतलब है 1.5 joules of non-electrical energy within the cell can be converted to electrical energy to drive 1 coulomb charge once completely around the cell. It doesn't mean that it has a total energy of 1.5 joules. There is a possibility that is an energy of 150 joules or 1500 joules or 15,000 joules. जितनी ज्यादा इसमें एनर्जी पैक हुई होगी उतनी देर तक ये सेल चलेगा, उतना ही देर से ड्रेन होने लगेगा, खत्म होगा। बिल्कुल ड्रेन तो फौरन ही शुरू हो जाएगा जैसे ही हम सर्किट में लगाएंगे। बट अब हम ईएमएफ को डिफाइन कर देते हैं, जो मैंने आपके सामने सारी बात की। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को करना है। मैं आपके लिए ईएमएफ को यहां पे डिफाइन करने लगा। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted to electrical energy to drive a unit charge once completely around a circuit। ठीक हो गया बेटे? The symbol of EMF is capital E and its unit is volt, written like this। ठीक है, तो ये EMF के, इसका मतलब है कि हमें EMF की बात आ गई। अब हम उस स्टोरी से बाहर निकल आए हैं कि 1 कूलम चार्ज जो है उसे जितनी भी एनर्जी चाहिए थी वो लेके निकल पड़ा। दैट मींस कि अगर हमने इस पॉइंट पे ये कह दिया था कि हमारे पास यहां से जब 1 कूलम चार्ज बाहर निकला है, इस पॉइंट से जब 1 कूलम चार्ज बाहर निकला तो उसके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल थी? 10 जूल्स। किस फॉर्मेशन में अवेलेबल थी? इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिकल तो सेल के अपने अंदर तक ही होती है। तो 10 जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल थी इस पॉइंट। ये बाहर निकलता है। अब ये वो है जैसे आपने मेरे से पैसे लिए और आप क्लास से बाहर निकल गए, इससे चल रहा है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। खुद सोचना आपने, आप जब क्लास से बाहर निकले
तो एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ था, उसने आपसे पूछा हाउ मच मनी यू हैव। आपने कहा मेरे पास तो अभी $10 पूरे पड़े, अभी तो सर से लेके निकला। ठीक है, ओके गुड। उस बच्चे ने ना एक बंदे को इन्फॉर्म कर दिया कॉल करके कि भाई इसके पास $10 है। अब ये $10 क्या है? 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो 1 कूलम चार्ज के पास अवेलेबल है। इसने उस बंदे को कॉल करके बता दिया इट हैज 10 जूल्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने अच्छा इसके पास इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर जिसको मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं ऐसे, इस जगह पर ये कहते हैं इस जगह 10 जूल्स है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है -10 वोल्ट्स। और ये गरीब पॉइंट, उसने मान लिया कि इस पॉइंट पर जहां पर ये बाहर निकला दरवाजे से, अगर इसके पास 10 जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है तो इट मींस दैट इट हैज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ -10 वोल्ट्स। ये मान लेगा वो, ठीक है। अब माइनस ना भी लिखें, आप सिंपली ये बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि आप ये बात बोलेंगे इसके पास -10 वोल्ट है। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी उतनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब ये इधर से चलना शुरू होता है और ये इधर तक आता है, इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट पे पहुंचता है इस जगह पर। क्या रास्ते में ये कोई एनर्जी खर्चेगा? आप समझ लें कि जब आप क्लास से कैंटीन तक जाएंगे तो आप कोई एनर्जी खर्चेंगे अनटिल अनलेस आपको ऐसा कोई दोस्त ना मिल जाए जो आपके साथ हमेशा ये करता हो, यार 2 रुपए 10 रुपए दे दिया, पैसे कम हुए। हर रोज एक बच्चा आपको कैंटीन में मिलता होगा, एंट्री से पहले 10 रुपए दे दिया, 20 रुपए कम हो गए, पिज्जा खिला दो। होते हैं ना ऐसे दोस्त आपके, लेकिन हम मान रहे हैं ऐसा कोई दोस्त नहीं है। वी आर इन अ गुड आइडियल सिनेरियो कि कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने आपके पैसे लूटने की कोशिश की। तो जब तक आप कैफेटेरिया पे नहीं पहुंचे या कैंटीन पे नहीं पहुंचे, आपके पास कितनी एनर्जी स्टिल अवेलेबल थी? 10 जूल्स। यानी कि अगर 10 जूल्स अभी भी इस पॉइंट पे अवेलेबल थी तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गई? 10 वोल्ट्स। क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है हम मानेंगे कि उतने ही आपके पास है। अब आपने कैंटीन से जाके पिज्जा लिया और पिज्जा लेकर आप एक चक्कर चलाने लगे कि आप बाहर निकलने लगे, पैसे दिए वगैरह ऐसे होते हैं ना, कभी कभी हरकत आती है, शरारत आती है, किसी तरह रश बहुत लगा हुआ है, ऐसे पैसे दिए बगैर भाग जाए कैंटीन से। वो अंकल ने तो बाहर निकल के पकड़ लिया, कैंटीन में ले गए। भाई क्या मजाक है, तुमने हर रोज का मजाक बनाया, मुफ्त में काम चले जाते, पैसे दोगे तो मैं जाने दूंगा यहाँ से। वो अंकल, ये कैंटीन है, ठीक है। आपने यहां से जब एंटर होने लगे थे तो आपके पास थे 10 जूल्स, यानी कि हमने मान लिया इस पॉइंट की पोटेंशियल थी आपकी 10 वोल्ट्स। आपने खाना चना खाया, चीजें चीजें ली, निकलने लगे, पकड़ लिया अंकल ने, कहते हैं बेटे आज तो पैसे दिए बगैर नहीं जा सकते, दैट्स अ फैक्ट, यू आर नॉट अलाउड टू मूव अंटिल यू विल पे मी। है जी, तो ये काम हो गया। अब जब ये चीज हुई तो आपको मजबूरन उन्हें आज $6 देने ही पड़े, $6 देने ही पड़े। जब आप इधर से बाहर निकले, ये जाने नहीं दे रहे थे, जब इन्होंने आपके लिए रास्ते बंद किए हुए थे, तो रास्ते खोलने का एक ही तरीका था कि आप उन अंकल को आज कैंटीन वाले पैसे दे दे, तो तब वो आपके लिए रास्ता खोलेंगे, वरना आपके लिए आज सारे दरवाजे बंद हैं। अब उन्होंने आपके लिए रास्ता खोल दिया, अब आप यहां से गुजर सकते हैं। लेकिन अब जब गुजर के वापस बाहर निकले इस जगह से इस पॉइंट तक आए, तो अब आपके पास इस पॉइंट पे जो एनर्जी थी ना, एनर्जी इज नाउ यू आर लेफ्ट विद 6 जूल्स 1 कूलम। आपके 1 कूलम के पास 6 जूल्स था। इसका मतलब है अब आपके पास इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या थी? 6 वोल्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी पोटेंशियल क्या है? 6 वोल्ट्स की पोटेंशियल है आपके पास। अब मुझे बताएं, तो वो बच्चा इधर भी खड़ा था, उसने देखा था कि इधर आपके पास 10 वोल्ट्स है, इधर आपसे पूछा उसने, भाई आप निकले, भाई कितने पैसे? आपने कहा जी मेरे पास 6 वोल्ट्स है। आपने ₹4 अंकल को दे दिए थे। ओके 6 जूल्स है, इसका मतलब इस जगह की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी है 6 वोल्ट्स। अब वो दोबारा फोन करके एक बंदे को बता देगा, वो बंदा है, उसका नाम है अंकल वोल्ट मीटर। क्या नाम है उसका? अंकल वोल्ट मीटर। ये उसको न्यूज देता है इस पॉइंट की और न्यूज देता है इस पॉइंट की। मैं इनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूं,
वो अंकल वोल्ट मीटर को न्यूज दे रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अंकल वोल्ट मीटर को बताता है कि भाई इसके पास इस पॉइंट पे 10 जूल्स अवेलेबल थे और जब ये बाहर निकला है तो इसके पास 6 जूल्स अवेलेबल थे। अंकल वोल्ट मीटर ने कहा ओके, इस पॉइंट पे इसका मतलब है इसके पास 6 वोल्ट्स हैं, इस पॉइंट पे 10 वोल्ट्स हैं, तो कितने पैसे इसने खर्चे हैं? अंकल वोल्ट मीटर कैसे निकालेंगे? अंकल वोल्ट मीटर निकालेंगे इसे 10 वोल्ट्स थे जब ये एंटर हो रहा था कैंटीन पे, जब बाहर निकल रहा था कैंटीन से तो इसके पास बच गए थे 6 वोल्ट्स। इसका मतलब है कि इसने कैंटीन पे जो खर्चे हैं वो है 4 वोल्ट्स। तो हमने इसे क्या बोला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे क्या बोला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थे तो ये जो 4 वोल्ट आए हैं इनका नाम क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। समझ में आई अब आपको ये बात कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब एक चार्ज जो कि सेल से केमिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके अपनी जेब में डाल के चला था, जब वो एक रेजिस्टर से पास करना चाहता है तो उस रेजिस्टर से पहले उसके पास कितने पैसे यानी कितनी एनर्जी है, और जब रेजिस्टर को क्रॉस किया, वो गुजरने नहीं दे रहा था रेजिस्टर, तो क्रॉस करने के बाद उसके पास कितनी एनर्जी है? उन एनर्जीज को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और जब हम इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस जो होता है उसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डिफरेंस, ये जो 4 जूल्स है कहां खर्च हुए थे? बच्चे के पास यानी 1 कूलम चार्ज के पास पैसे थे, उसने उनका खाना छाना खाया, कोई चीजें की, कन्वर्ट की, तो बेटे वो जो पैसे थे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थे। इसने खाना खाया, खाना क्या होता है? केमिकल एनर्जी यानी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये गुजरना चाहता था लेकिन अंकल ने कहा कि गुजरने नहीं देना मैंने इस जगह से जब तक पैसे नहीं दोगे। रेजिस्ट किया, इसने उन्हें पैसे दिए, तो केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट किए थे उसके लिए इसे वर्क डन करना पड़ा, और ये क्या था? 1 कूलम चार्ज। तो हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं that work done in driving a unit charge between 2 points, work done in driving a unit charge between 2 points is named as potential difference. Now you got it? Work done in driving a unit charge between 2 points is called potential difference. And what happened to this work done? This work done is converted from electrical, क्योंकि चार्ज के पास कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रिकल, टू केमिकल, टू नॉन इलेक्ट्रिकल। जरूरी नहीं है कि सिर्फ केमिकल में ही हो, टू नॉन इलेक्ट्रिकल। अब उस जगह पे कैंटीन में गए तो केमिकल में यूज कर दी। हो सकता है आपको कहीं पर जाके ऐसे आपको बहुत सर्दी लग रही थी, आप किसी सर्द एरिया में थे, तो आप अंदर गए, हीटर मुझे चाहिए भाईजान, मुझे थोड़ी देर के लिए गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, तो आप एक हीटर वाले रूम में चले गए, आपने उसको रेंट पे कर दिया, तो आपने किसमें कन्वर्ट कर दी? हीट एनर्जी। So it can be converted to any other form of energy, but not electrical energy. So potential difference is work done in driving 1 coulomb charge, unit charge between 2 points. इसलिए उसको potential difference बोलते हैं क्योंकि उसके पास पहले different energy थी, जब वो उसको क्रॉस करके निकला तो different energy। अब हमारे पास वो रेजिस्टेंस था जिसने उनसे पैसे लिए और उनको आगे जाने दिया। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा कर दूं तो एनर्जी भी ज्यादा यूज होगी ना। आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट। लेट्स से कि मैं रेजिस्टेंस ज्यादा कर देता हूं, तो जब मैं रेजिस्टेंस ज्यादा करूंगा तो एनर्जी भी ज्यादा यूटिलाइज होगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई तुमने सारे पैसे मुझे दे के जाने, तुम तो मुझे इससे भी ज्यादा देने वाले पैसे हो, धार लिया हुआ है, मैंने तुम्हें नहीं जाने देना जब तक तुम सारे पैसे नहीं देते, तो इसका मतलब है कि वो उनका रेजिस्टेंस उस दिन ज्यादा हो गया। वो कह रहे थे कि आज तो मुझे तुम्हें जाने नहीं देना जब तक तुम मुझे पैसे नहीं सारे मुझे वापस देते हो। तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास है 10 रुपए या $10 और आप उसे $15 दे आते। तो ज्यादा से ज्यादा जो आप दे सकते हो किसी रेजिस्टर को वो वही है जो ईएमएफ से आप लेकर आए। अब हम इस स्टोरी को जरा, क्योंकि मैंने आज आपको सिर्फ एक स्टोरी समझाई है ताकि आपको डिफरेंशिएशन हो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, जो आज तक हुई नहीं। मेरे पास ए लेवल में बच्चे आके बोलते हैं करंट है, और आपसे पूछो ना करंट क्या है, वो जी जो पोटेंशियल डिफरेंस दिलाता है। दिल चाहता है उस वक्त क्या कहूं मैं आपको, क्या दिल चाहता है? दिल खून की आंसू होता है जब ए लेवल में आके बच्चा ऐसी बातें करे। ठीक है, बड़ा बहुत से बच्चे कहते हैं। पॉइंट इज सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
समराइज कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर अस EMF is non-electrical energy converted to electrical energy so that 1 coulomb charge can be driven once completely around the circuit. इसको आसान वर्ड में बोल दें तो जो टोटल बैंक ऑफ एनर्जी एक सेल के पास अवेलेबल होता है उसमें से जो एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है ताकि 1 कूलम चार्ज इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में, ताकि 1 कूलम चार्ज पूरे सर्किट का चक्कर लगा सके, उसे हम बोलते हैं EMF. पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 कूलम चार्ज के पास किसी एक पॉइंट पे सर्किट में अवेलेबल है, जब वो दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है तो उसमें से जितनी एनर्जी वो खर्च देता है और जितनी उसके पास बच जाती है, जो एनर्जी उसके पास पहले होती है और जो एनर्जी उसके पास बचती है दूसरे पॉइंट पर पहुंचने पर, जब हम उनका डिफरेंस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 कूलम चार्ज के पास है वो उसका जो डिफरेंस का आंसर आता है वो उसको खर्च कर देता है नॉन इलेक्ट्रिकल में ताकि वो वर्क डन करके उन दो पॉइंट से गुजर सके, अदरवाइज वो पॉइंट गुजरने नहीं. समझ लें कि वो टैक्स टेकर है और जो चार्ज है वो टैक्स पेयर है. तो वो टोल प्लाजा है जिसने आगे जाने नहीं देना जब तक आप चार्ज जो उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो उसमें से टैक्स देकर उसको नहीं पास कर. इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं, समझ लें ये जो हम एनर्जी पे ऑफ कर रहे थे इस जगह पर रेजिस्टर पर, जो एनर्जी हम पे ऑफ कर रहे थे रेजिस्टर पर, वो एनर्जी, बेटे आप, सॉरी बच्चे ने हाथ खड़ा किया हुआ है, जी बेटे बताएं मुस्तफा. सर ये नेगेटिव से ही क्यों आता है? नेगेटिव टर्मिनल से ही क्यों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? बेटे क्योंकि बेसिकली चीज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव टर्मिनल से ही आएंगे ना, क्योंकि चलना इलेक्ट्रॉन ने है. जब हम कहते हैं कि चलना इलेक्ट्रॉन ने है तो इसका मतलब है कि उस वक्त यही पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो नेगेटिव साइड पे खड़े हो. देखो हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठे करके रखने से उनमें एनर्जी स्टोर हुई होती है कंटेनर में. तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो किस साइड से निकलने चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव साइड पे ही होंगे ना, पॉजिटिव पे तो नहीं होंगे. पहले में एक गलती मानी जाती थी, दुनिया में माना जाता था कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव साइड से चलता है. फिर पता चला पॉजिटिव चार्ज तो चल ही नहीं सकते, ये तो नेगेटिव चार्ज ही होता है जो चलता है. जब ये बात पता चली कि ये नेगेटिव चार्ज होता चलता है तो उन्हें पता चला अच्छा नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव वाले दरवाजे पे ही खड़े होंगे. तो एक्चुअली में चार्ज में चलना ही नेगेटिव चार्ज में है तो वो नेगेटिव वाले दरवाजे पे ही होगा तो वो खोल के निकलेगा ना. पॉजिटिव वाले दरवाजे को तो सिर्फ वो वापस आके अपनी एनर्जी सारी की सारी लूज करता है तो पॉजिटिव दरवाजे पे आता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जी सर, थैंक यू. अच्छा बेटे और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्लीज एक दो चीजें हो जाती होती है कि मैं कई दफा बहुत जज्बाती हुआ था पढ़ाते वक्त, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहीं लेफ्ट राइट नहीं, फोकस मेरा सारा इधर होता है. तो इफ यू आर रेजिंग योर हैंड एंड आई वोंट रिस्पॉन्ड, देखो ना हो तो आप मुझे बता दें क्योंकि आप कैमरा में मुझे देख रहे हैं, मेरा फेस इस वक्त कैमरा की तरफ है, कैमरा सामने लगा हुआ, बोर्ड पीछे है. तो आप मुझे बता दें कोई भी बच्चे एंटर हो तो आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है तो मुझे बता देंगे सर somebody is in the waiting room, तो उससे मुझे मेंशन कर देना. ओके तो अब आप मुझे लास्ट पॉइंट पे बताएं कि अगर मैं एक कूलम चार्ज को ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दूं, एक सिंपल सी बात है, when you're driving a car, the more fuel you use, the harder you press the accelerator, the more speed you will get. ऐसे ही होता है ना, आप जितना ज्यादा एक्सेलरेटर को प्रेस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कार की एक्सेलरेशन होगी, यानी कि उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड गेन होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम ये बात कह सकते हैं ये जो स्पीड ऑफ योर कार है ना, दैट इज नेम्ड एज करंट. स्पीड ऑफ चार्ज इज नेम्ड एज करंट. किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज पास करता है, दैट इज करंट. तो अगर मैं उसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दूंगा तो वो ज्यादा तेज चलेगा ना. अगर मैं किसी को ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर देता हूं तो वो ज्यादा तेज चलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब है कि अगर मैं चार्ज को तेज चलाना चाहता हूं तो ज्यादा एनर्जी दे दूंगा, लेकिन अगर मैं आपको फेरारी दे देता हूं, लैम्बोर्गिनी दे देता हूं, बुगेटी दे देता हूं,
आप तो दुआएं मांग रहे होगे सर, आप इतनी अच्छी दुआएं मांग रहे हैं तो हमें देंगे, ठीक है। मैं आपको कोई भी ऐसी हाइपर कार दे देता हूँ तो मैं कहता जाओ बेटे जितनी मर्जी स्पीड पे चला लो, और सामने में दीवारें चीन खड़ी कर देता, क्या होगा बताएं? आप आगे जा सकते हैं जितनी मर्जी एक्सेलरेशन दे दो, आप अपनी गाड़ी की पूरी एनर्जी भी यूज करते हो, जाके हिट भी करेंगे वॉल को, आगे नहीं निकल सकते। ये दीवारें चीन क्या है? रेजिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे कहता हूं दो सिनेरियोज है आपके पास, एक कि मैंने आपके सामने आपको एक मैदान दी हुई थी कि बेटा चलाओ, और सामने से सड़क में बस हल्के फुल्के छोटे मोटे खड्डे थे। अब आपने मैदान की स्पीड निकाली जितनी मर्जी, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं, आप पावर नहीं दे सकते, उसके इंजन में इतनी पावर नहीं, उसकी स्पीड स्लो है। अब अगर उसी सिचुएशन में आपको एक हाइपर कार दे दूं, मैं कुछ जाओ चलाओ, तो आप उस पर ज्यादा स्पीड में चला के चले जाओ। लेकिन मैं मैदान देके आपको कहता आगे बिल्कुल नॉर्मल सड़क है और आप चला रहे हो, और जब मैं आपको हाइपर कार दे रहा हूँ कोई, तो उसके बाद मैं आपके आगे वॉल खड़ी कर देता हूँ, तो फिर तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं। आप मुझे देखा फरारी तो चल ही नहीं रही है, मैदान तो कितनी स्पीड में निकल गई थी, तो वो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। मुझे क्या करना है कि दोनों को एक ही स्टेट में रखना है, दोनों को एक ही टाइप का रेजिस्टेंस देना है, और फिर देखना है जिसके ज्यादा एनर्जी यूज होगी वो ज्यादा तेज चलेगी। ऑब्वियसली हाइपर कार लैम्बोर्गिनी वगैरह ज्यादा तेज चलेगी। ये जो स्पीड है चार्ज की यानी कार की, इसको मैंने नाम दिया करंट। करंट क्या होता है? एक सेकंड में किसी भी जगह से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, या वही चार्ज कम टाइम लेगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन चार्ज को चलाने वाली चीज क्या है? एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो चार्ज की स्पीड ज्यादा होगी, बट कंडीशन क्या है? रेजिस्टेंस वही रहे। तो आप लोगों ने ओहम्स लॉ याद आ रहा है? ओहम्स लॉ थोड़ा सा सुनते थे, करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर or current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, provided resistance is kept constant. याद आई ये स्टेटमेंट? अगर मैं इसमें ये मान लेता हूं कि दिस इज रेजिस्टेंस, आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैं ऐसे सर्कल भी कर देता हूं, मान लें कि ये रेजिस्टेंस है। अब इसके अक्रॉस मैंने खर्च किए थे अभी 4 जूल्स। अगर वही चार्ज इसके अक्रॉस 8 जूल्स खर्च करता और रेजिस्टेंस यही रहता है इसका, तो स्पीड ज्यादा हो जाती है ना। अब जितने भी मैं पैसे खर्च रहा हूं या जितनी भी एनर्जी खर्च रहा हूं, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मेरे लिए क्या काम कर रही है? वो चार्ज की स्पीड को चेंज कर रही है, और चार्ज की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? करंट। तो हम ये बात बोल सकते थे यहां पे दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across it, provided resistance is kept constant. इसका मतलब है जितनी ज्यादा एनर्जी मैं इसके क्रॉस दूंगा उतनी ही ज्यादा स्पीड में यहां से चार्ज निकलेगा, और हम कहेंगे करंट उतना ही ज्यादा है। So बेटे वैसे तो क्लास का टाइम 11, 12:30 था, लेकिन मजा ही इतना आ रहा है, दिल तो मेरा चाह रहा है मैं और पढ़ाऊं, लेकिन अब मैं आप लोगों को टाइम देता हूं। सही मुझे बताइएगा कुछ हद तक मजा आया आप लोगों को? क्लियर हुए हैं कॉन्सेप्ट के लिए? डिफरेंस करंट क्या होता है? बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया ना। आई लव यू गाइस। हाँ जी सर, समझ आई। जी सर मजा आया, समझ आई, कैलकुलेट समझ आई सर बहुत ज्यादा समझ आइए सर, मारियो से ज्यादा। एक क्वेश्चन है, 10 में नहीं समझ आती थी, 10 में सही समझ नहीं आती थी, 11 में आएगी ऐसे। मारियो सर समझाते नहीं थे, कैलकुलेट क्या था? ये बात ना किया करो, बहुत बड़ी बात। थैंक यू आई सर। लव यू गाइस, आई लव यू सर। थैंक यू सर। अभी हम लाइव मिलेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, खुदा हाफिज। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और दाऊद